गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 10वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 प्रकरण 3 वृत्त का प्रसंग्रह 3.4 करने जा रहे हैं। 3.4 करने के पूर्व उससे संबंधित जो बेसिक जानकारियां हैं उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले यह है वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। तो सबसे पहले इसे क्या है यह समझते हैं। पहले एक वृत्त की समझिए, यह एक वृत्त है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो यह जो है ए बी सी, इसे हम अंतर्लिखित कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अंतर्लिखित कोण, अंतर्लिखित कोण, ठीक है। और यह जो है ए एक्स सी जो है चाप, यह कहलाता है अंतःखंडित चाप। क्या कहलाता है? अंतःखंडित चाप, ठीक है। यह अंतःखंडित चाप है और यह जो कोण है वह अंतर्लिखित कोण कहलाता है। और यह जो हिस्सा है, ये जो चाप ए बी सी है, वह क्या कहलाएगा? अंतर्लिखित चाप। क्या कहलाता है? अंतर्लिखित चाप, ए बी सी, ठीक है। अंतर्लिखित चाप, तो अंतर्लिखित चाप में जो कोण होता है उसे हम अंतर्लिखित कोण कहते हैं। और अंतर्लिखित कोण द्वारा वृत्त का जो हिस्सा कट होता है उस भाग को हम अंतःखंडित चाप कहते हैं। तो क्या है अंतर्लिखित कोण प्रमेय? क्या कहता है ये प्रमेय को? हम अंतर्लिखित कोण प्रमेय कहेंगे। अंतर्लिखित कोण प्रमेय द्वारा क्या है कथन? कथन है वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप, ये जो है मेजर एंगल ए बी सी अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। 1/2 गुणे माप चाप ए एक्स सी, ठीक है। समझे? अब आगे चलते हैं। वृत्त के एक ही चाप में अंतर्लिखित सभी कोण सर्वांगसम होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? पहले एक वृत्त बना लेता हूं। चलिए, ये वृत्त बना लिया। यहाँ पर ए बी सी है, ठीक है। यह अंतर्लिखित कोण है और ए एक्स सी अंतःखंडित चाप है। अब यहीं से समझो इस प्रकार से, डी ले लेता हूँ। ए डी सी द्वारा अंतःखंडित चाप कौन है? ए एक्स सी है, ठीक। इसी प्रकार से ए एक्स ई द्वारा अंतःखंडित चाप कौन है? ए एक्स सी है, ठीक है। ए एक्स सी जो है ए अंतर्लिखित कोण ए एक्स सी, ए ई सी द्वारा अंतःखंडित चाप कौन है? ए एक्स सी है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें कि कोण ए ई सी द्वारा अंतःखंडित चाप ए एक्स सी है, ए बी सी द्वारा अंतःखंडित चाप ए एक्स सी है और ए डी सी द्वारा अंतःखंडित चाप कौन सा है? ए एक्स सी है। तो तीनों कोणों द्वारा अंतःखंडित चाप कौन है? ए एक्स सी है। तो इसीलिए कहा गया है कि वृत्त के एक ही चाप में अंतर्लिखित, तो ये चाप है, इसी के अंदर ये तीन कोण क्या है? अंतर्लिखित है। तो ये तीन के तीन क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो कहने का मतलब है मेजर एंगल ए ई सी बराबर मेजर एंगल ए बी सी बराबर मेजर एंगल ए डी सी, ठीक है। तो ये तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अगला बढ़ते हैं। वृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होते हैं। अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होता है। यह ध्यान से देखिएगा। ये वृत्त की मैंने रचना कर दी। चूंकि क्या कहा गया है? अर्धवृत्त कहा गया है, तो ये है व्यास
ए बी ले लिया व्यास, सी केंद्र ले लेता हूँ, ठीक है। तो ए डी बी है ऐसे, ठीक है। तो अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण क्या होता है? समकोण होता है। कैसे होता है इसे हम देखते हैं। सबसे पहले दत्त में लिखेंगे, दत्त सी वृत्त का केंद्र है, सी वृत्त का केंद्र है, रेख ए बी व्यास है, रेख ए बी व्यास है, ठीक है। तो क्या हमें से कोण ADB द्वारा अंतः खंडित चाप AXB है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि अर्धवृत्त में अंतर्लिखित, ये अंतर्लिखित कोण है, ये कैसा होता है? समकोण होता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो कोण ADB बराबर 90 अंश, समझ आया? तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसका उत्पत्ति की तरफ जाते हैं। उत्पत्ति, तो यहाँ पे चूंकि रेख AB क्या है? रेख AB व्यास है, तो व्यास जो है वृत्त को दो समान भागों में बांटेगा, अर्धवृत्तों में बांटेगा। इसलिए मापचाप ADB बराबर मापचाप AXB बराबर 180 अंश बराबर अर्धवृत्त का अंशात्मक माप, ठीक है। उसके बाद चूंकि कोण ADB द्वारा अंतः खंडित चाप AXB है, दत्त में दिया है, तो अंतर्लिखित कोण प्रमेय लगेगा। इसलिए मेजर एंगल ADB बराबर 1/2 गुणे माप चाप AXB बराबर, कारण क्या देंगे? अंतर्लिखित कोण प्रमेय। आया समझ में? यहाँ तक देखिए, रेख AB क्या है? व्यास है। व्यास क्या करता है? वृत्त को दो समान भागों में बांटेगा, दो अर्धवृत्तों में बांटेगा। तो अर्धवृत्त का अंशात्मक माप 180 अंश होता है, वो लिख लिया। कोण ADB द्वारा अंतःखंडित चाप AXB है, तो अंतर्लिखित कोण प्रमेय लगाएंगे। बाद में 1/2 गुणे मापचाप AXB का मान कितना है? 180 अंश दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 अंश, इसलिए भाग दोगे तो आएगा 90। मेजर एंगल ADB बराबर कितना होगा? 90 अंश। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, छोटा सा प्रमेय है। अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त पर हों तो उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यह एक वृत्त बना लिया, इस प्रकार से चतुर्भुज ABCD है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, चतुर्भुज के जो चार शीर्ष बिंदु होते हैं, चारों शीर्ष बिंदु कहाँ पे हैं? वृत्त पर हैं। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? चतुर्भुज ABCD को हम क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। यदि चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त पर हों तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के
सम्मुख कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। तो यहाँ पर एक मैं डायग्राम बना देता हूँ समझने के लिए क्या है। जैसे एक वृत्त बना दिया, ए बी सी और ये लिखा डी। तो क्या है ये, दत्त में चतुर्भुज ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो सम्मुख कोण संपूरक होते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आमने सामने के कोण है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेजर एंगल बी धन मेजर एंगल डी बराबर 180 अंश। आमने सामने बी और डी आमने सामने है ना, तो 180 अंश होगा। उसी प्रकार से मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी बराबर 180 अंश। तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वह संपूरक होते हैं। सम्मुख कोण जो कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। तो इससे संबंधित आपके टेक्स्ट बुक में एक कीर्ति है, इसे प्रमेय को सिद्ध किया गया है, तो उसे वहीं से हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, और इम्पॉर्टेंट है यह, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे संपूरक होते हैं। डायग्राम आपके सामने है। तो चतुर्भुज यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी। क्या लिखोगे, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो मेजर एंगल बी धन मेजर एंगल डी सम्मुख कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं, मतलब 180 अंश। दूसरा वाला यहाँ पे सी दिया है तो उसके सम्मुख कोण है, कोण ए है। तो मेजर एंगल ए धन सी बराबर 180 अंश। अब ये कैसे हुआ, इसे सिद्ध करने के लिए यहाँ पर देखिए आप, जैसे शुरुआत करते उत्पत्ति की। कोण ए डी सी, कोण ए डी सी द्वारा अंतरखंडी चाप कौन है, ए बी सी है। तो अंतर्लिखित कोण प्रमेय लगेगा, इसलिए कोण ए डी सी बराबर 1/2 माप चाप ए बी सी। ठीक है, नंबर 1। इसी प्रकार से कोण ए बी सी आमने सामने वाला ही लेना है। तो कोण ए बी सी द्वारा एक अंतर्लिखित कोण है, इसके द्वारा अंतर्खंडी चाप कौन सा है, ए डी सी है। इसलिए यहाँ पे मेजर एंगल ए बी सी बराबर 1/2 मापचाप ए डी सी होगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो दिया है मेजर एंगल ए डी सी का जो मान निकाले हैं नंबर 1, और मेजर एंगल ए बी सी, इन दोनों को क्या करोगे आप, जोड़ दोगे। तो यहाँ पे आएगा मेजर एंगल ए बी सी बराबर 1/2 मापचाप, यहाँ पे आएगा ए बी सी धन 1/2 मापचाप ए डी सी है ही है। ठीक है, तो यहाँ से हाफ कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आएगा मापचाप ए बी सी धन मापचाप ए डी सी। तो जरा ध्यान से देखना, चाप ए बी सी और धन चाप ए डी सी, ये दोनों जोड़ने पे क्या बन रहा है, पूरा वृत्त बन रहा है। तो वृत्त का अंशात्मक माप होता है 360 अंश, वही यहाँ पे लिखा है। चाप ए बी सी और चाप ए डी सी को मिलकर पूरा वृत्त बनता है। जब आप इसे भाग देंगे तो ये यहाँ पे आएगा 180 अंश। ठीक है, इसी प्रकार कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश सिद्ध किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय हमने किया। आगे बढ़ते हैं। कथन है, चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण उसके संलग्न सम्मुख कोण के सर्वांगसम होता है। तो सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं। आकृति बनाता हूं। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी और ए डी ले लिया, चक्रीय चतुर्भुज है। सी बी ई को ले लिया बहिष्कोण। ठीक है, तो दत्त में लिखेंगे
कोण CBE चक्रीय चतुर्भुज ABCD का बहिष्कोण है, बराबर। तो जो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना कि ये जो बहिष्कोण है, बहिष्कोण के संलग्न, ये संलग्न कोण है, उसका जो सम्मुख कोण होता है वह कैसा होता है, सर्वांगसम होता है। कहने का तात्पर्य CBE सर्वांगसम कोण ADC ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? उत्पत्ति बेहद आसान है, 3 मार्क के लिए है, छोटी सी उत्पत्ति है, देखते हैं। उत्पत्ति सबसे पहले एक ऐसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, दत्त में दिया है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। तो इसलिए मेजर एंगल ADC धन मेजर एंगल ABC बराबर 180 अंश चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय, इसे देंगे नंबर 1। ठीक है, ये क्यों लिया ये वाला, क्योंकि ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, इसलिए ये वाला ले लिया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखिए सीधी रेखा है और ये आजू बाजू के कोण है, तो रेखीय युगल कोण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर एंगल ABC धन मेजर एंगल CBE बराबर 180 अंश, कारण रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण नंबर 2 दे दिया। तो कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से दायां पक्ष बराबर 180 अंश है, इसलिए बायां पक्ष भी होगा। इसलिए मेजर एंगल ADC धन मेजर एंगल ABC बराबर मेजर एंगल ABC धन मेजर एंगल CBE, मेजर मतलब माप है उसका। ठीक है, तो दोनों तरफ से ABC है, कट हो गया, इसलिए क्या बच गया, मेजर एंगल ADC बराबर मेजर एंगल CBE। तो अर्थात करके हम लिखेंगे, यही सीधे कर लेते, तो कोण CBE सर्वांगसम कोण ADC। आया समझे? तो इस प्रकार से 3 नंबर के लिए यह आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर संपूरक हो तो वह समझ लीजिए, यह एक PQRS है। हाँ, तो यदि चतुर्भुज PQRS में यदि सम्मुख कोण कोण P धन कोण R बराबर 180 अंश हो, कोई भी एक जोड़ी होना चाहिए हो, तो हम कहेंगे कि चतुर्भुज PQRS चक्रीय चतुर्भुज है। कारण दे देंगे, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय के विलोम से। ठीक है, अगर कथन क्या कहता है, चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर संपूरक हों तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे जैसे एक डायग्राम ले लिया है, चतुर्भुज PQRS ले लिया हूँ। PQRS में एक जोड़ी, कोई भी एक जोड़ी, दोनों में से कोई एक जोड़ी अगर संपूरक होता है तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि वह जो चतुर्भुज होगा वह चक्रीय चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय के विलोम से। उसके बाद 8वां जो है, किसी रेखा पर स्थित दो भिन्न बिंदु उसी रेखा के एक ही ओर स्थित दो भिन्न बिंदुओं पर सर्वांगसम कोण बनाते हों तो वे चारों बिंदु एक वृत्त पर होते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक
आकृति बनाकर समझाता हूँ कि क्या चीज़ है ये। जैसे ए और ए डी है, किसी रेखा पर, यह रेखा है पर स्थित दो बिंदु, ये दो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु डी, ये दो बिंदु है उसी रेखा के एक ही ओर स्थित। यहाँ पर समझो, यहाँ पर एक बिंदु बी है और यहाँ पर एक बिंदु सी है। तो क्या कहा है, उसी रेखा के एक ही ओर, ये रेखा है इसके ऊपर की ओर है दो भिन्न बिंदु हैं। अगर बिंदुओं पर सर्वांगसम कोण बनाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसे ऐसे और इस प्रकार से ऐसे, अगर कह रहा है कि अगर ये दोनों जो कोण हैं वे सर्वांगसम हो तो ये जो चारों बिंदु होंगे वह एक वृत्त पर होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो लिखा हूं उसे यहाँ पे बताता हूं। यहाँ पे बिंदु बी तथा बिंदु सी रेखा एडी के एक ही ओर स्थित बिंदु हैं। ठीक है, तो और ये जो बिंदु हैं उनसे जब कोण बनेगा, यदि कोण ए बी डी सर्वांगसम कोण ए सी डी हो, तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी तथा बिंदु डी एक ही वृत्त पर स्थित हैं। ठीक है, अगर कोई रेखा है वहाँ पर दो बिंदु हैं और रेखा पर स्थित दो बिंदु के बाहर की एक ही ओर अगर दो भिन्न बिंदु हैं और उन दोनों से जो कोण बनता है यदि वो कोण सर्वांगसम होगा तो हम कहेंगे कि ये जो चारों बिंदु हैं वह एक ही वृत्त पर स्थित होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 9वें की तरफ। यहाँ पर क्या दिया गया है, दो जीवाएं वृत्त के अंतभाग में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। यहाँ पे देखिए, जीवा ए बी, जीवा सी डी, वे एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ओ वृत्त का केंद्र ले लिया, यहाँ पर ई पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो अगर हम कोणों की बात करेंगे तो ये इसके शीर्षाभिमुख है, ये इसके शीर्षाभिमुख है, मतलब कोण कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो इनका जो माप होता है, हाँ, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर ऐसा है तो मेजर एंगल ए ई सी बराबर मेजर एंगल डी ई बी, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर 1/2 गुणे माप चाप, ये जो कोण है इनके द्वारा जो अंतखंडित ये जो चाप कट हो रहे हैं, हाँ, उनके योगफल के बराबर के आधा होता है। माप चाप ए सी धन माप चाप बी डी। आया समझे? ठीक इसी प्रकार से ये दोनों कोण का ले लेते हैं। मेजर एंगल ए ई डी बराबर होगा मेजर एंगल सी ई बी बराबर, ये दोनों कोणों का माप जो है किसके बराबर होगा, इनके द्वारा जो अंतः खंडित चाप हैं उनके योगफल का आधा होता है। तो माप चाप ए डी धन माप चाप बी सी। आया समझ? जब दो जीवाएं एक वृत्त के अंतभाग में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो कोण का माप जो होता है, संबंधित जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे उनके चाप के योगफल का आधा होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक है
दो जीवाएं यहाँ पर ले लेते हैं, जीवा ए बी है, दूसरा जीवा सी डी है, वे एक दूसरे को वृत्त के बाह्य भाग पर प्रतिच्छेदित करते हैं, वृत्त के बाह्य भाग पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो अगर इस कोण का माप बात करें कि ये जो कोण है उसका मान कितना होगा, तो यह जो चाप होता है, एक छोटा होगा एक बड़ा है, इनके अंतर का आधा होता है, ठीक है, इनके अंतर का आधा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी ई डी बराबर मेजर एंगल बी डी बराबर 1/2 गुणे, यहाँ पे ये दोनों में बड़ा कौन है, बी डी है, माप चाप बी डी माइनस माप चाप ए सी, माप चाप ए सी, ठीक है, माइनस, समझे। एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, मेजर एंगल बी डी बराबर 1/2 गुणे माप चाप बी डी माइनस माप चाप ए सी, ठीक है। अगर दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के बाह्य भाग में प्रतिच्छेदित करें तो जो कोण बनता है उस कोण का जो माप होता है उस कोण द्वारा अंतःखंडित जो चाप है उनके माप, उनके अंतर का आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बी डी द्वारा जो चाप है बी डी और ए सी है, तो बड़ा ए है, उसमें से ए सी को घटाएंगे, उसका आधा करेंगे, उसके माप के बराबर होगा, ठीक है। तो प्रसंग्रह जो 3.4 है, 3.4 में प्रसंग्रह 3.4 के अंतर्गत इन्हीं 10 बातों को हमें ध्यान में रखना है, जो कि हमने अभी किया है। इन 10 बातों को ध्यान में रखेंगे और उसके सहारे हम आपका प्रसंग्रह 3.4 को हल करेंगे, वह अगले वीडियो में। धन्यवाद।